कभी सोचा है कि कैसे कुछ गिने चुने लोगों से बात करके पूरे देश की राय का अंदाजा लगा लिया जाता है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान और लोगों से जुड़ने की कला दोनों को समझेंगे। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये होता कैसे है? कैसे सिर्फ 1000 लोग करोड़ों लोगों की सोच को बता देते हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक सिद्धांत छिपा है। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम फैसले में कि हम सुनने के लिए चुनते किसे हैं। ये सब कुछ सही लोगों को चुनने के विज्ञान से जुड़ा है। आइए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, जनसंख्या। अब देखिए, रिसर्च के दुनिया में जनसंख्या का मतलब सिर्फ देश की आबादी नहीं होता। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे एक देश के सारे वोटर्स या फिर किसी एक शहर के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जाहिर सी बात है, हम पूरी की पूरी जनसंख्या से तो बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक छोटा सा हिस्सा चुन लेते हैं जिसे सैंपल या नमूना कहते हैं। समझिए कि ये उस पूरी जनसंख्या की एक छोटी सी फोटो जैसा है, एक झलक जिससे हम पूरी कहानी का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा सैंपल चुनना है जो पूरी आबादी का आईना हो, मतलब उसकी सही तस्वीर दिखाए। अगर हमारा सैंपल गड़बड़ हुआ, यानी उसमें आबादी के हर तबके के लोग नहीं हुए, तो हमारे नतीजे भी पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सही ग्रुप चुने कैसे? ये किसी भी रिसर्च का सबसे नाजुक मोड़ होता है, जहां एक छोटी सी भी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। देखिए, सैंपल चुनने के मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें हर किसी के चुने जाने का बराबर मौका होता है, बिल्कुल लॉटरी की तरह। और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो अक्सर हमारी सुविधा और आसानी पर निर्भर करता है। तो ये असल में निष्पक्षता और सुविधा के बीच का एक चुनाव है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूरी तरह से रैंडम होती है, जिससे नतीजे निष्पक्ष आते हैं। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मनमाने ढंग से की जाती है, जिससे नतीजों में पक्षपात की पूरी गुंजाइश रहती है। एक तरीका ऑब्जेक्टिव है तो दूसरा सब्जेक्टिव। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसे समझना बहुत ही आसान है। सोचिए, एक लंबी लिस्ट है। आप बस एक नंबर तय करते हैं, मान लीजिए 10, और फिर कहीं से भी शुरू करके लिस्ट में हर 10वें इंसान को अपने सैंपल में शामिल कर लेते हैं। यह तरीका आसान भी है और निष्पक्ष भी। दूसरी तरफ है नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके। ये अक्सर सुविधा पे टिके होते हैं, जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग, मतलब जो भी आसानी से मिल गया बस उसी से बात कर ली। या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग, जहां आप एक इंसान से मिलते हैं और वो आपको 2 और लोगों से मिलवाता है, और ये चेन आगे बढ़ती जाती है। ये तरीके तेज तो होते हैं, पर इनके नतीजों पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सही लोगों को चुनना कैसे है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब आपको पता चल गया कि बात किससे करनी है, तब असली चुनौती शुरू होती है कि अपनी बात उन तक सही तरीके से पहुंचाई कैसे जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारे विश्लेषण का दूसरा पड़ाव, जुड़ाव की कला। ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बात को असरदार ढंग से सामने वाले तक पहुंचाने के बारे में है। किसी भी मैसेज को असरदार बनाने के लिए एक्सपर्ट्स 7 C's का नियम बताते हैं। मतलब आपका मैसेज पूरा हो, छोटा और टू द पॉइंट हो, सुनने वाले को ध्यान में रखकर बनाया गया हो और बिल्कुल साफ साफ हो। साथ ही वो सही हो, विनम्रता से कहा गया हो और ठोस बातों पर आधारित हो। इन 7 पिलर्स पर ही एक असरदार कम्युनिकेशन की इमारत टिकी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन शब्दों से होता ही नहीं है? चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां हमारे इशारे, आवाज का उतार चढ़ाव और हमारी मौजूदगी शब्दों से कहीं ज्यादा बोल जाती है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 55%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये हमारी बातचीत में किस चीज को दिखाता है? सोचिए, ये हमारी कही हुई बातों से भी ज्यादा जरूरी है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा मेहराबियन के मशहूर कम्युनिकेशन मॉडल से आता है। ये कहता है कि जब हम अपनी भावनाओं या एटीट्यूड की बात करते हैं, तो हमारे मैसेज का 55% असर हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। हमारे हाव भाव, हमारे इशारे, ये हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस बिना शब्दों वाली बातचीत की अपनी एक पूरी भाषा है, अपनी एक डिक्शनरी है। जैसे काइनेसिक्स, जो हमारे शरीर की हरकतों की स्टडी है, या प्रॉक्सिमिक्स,
जो बताती है कि हम दूसरों से कितनी दूरी बनाकर सहज महसूस करते हैं। ये सब मिलकर हमारे मैसेज को वो मतलब देते हैं जो अकेले शब्द कभी नहीं दे सकते। और आखिर में चलिए एक और मज़ेदार पहलू देखते हैं। हमारा माहौल और वहाँ का स्ट्रक्चर हमारे बात करने के तरीके पर कैसे असर डालता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज, दो तरह की बातचीत हमेशा चलती रहती है। एक होती है फॉर्मल, जो तय नियमों और चैनलों से होती है, जैसे कोई ऑफिशियल ईमेल या मीटिंग। और दूसरी होती है इनफॉर्मल, बिल्कुल कैंटीन में दोस्तों के बीच होने वाली गपशप की तरह, जिसका कोई तय रास्ता नहीं होता। इस इनफॉर्मल बातचीत के चैनल को एक बड़ा ही मज़ेदार नाम दिया गया है, ग्रेपवाइन। ये वो रास्ता है जहां से ऑफिस की अफवाहें और अंदर की खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। चलिए इन दोनों में फ़र्क को समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा भरोसेमंद होता है, पर धीमा भी होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है। इसके ठीक उलट ग्रेपवाइन रॉकेट की स्पीड से फैलती है, लेकिन अक्सर कम भरोसेमंद होती है और इसका कोई सबूत नहीं होता, और ये किसी भी दिशा में कभी भी फैल सकती है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि लोगों को समझना और उनसे जुड़ना एक दो तरफा रास्ता है। एक तरफ है सही ग्रुप चुनने का विज्ञान और दूसरी तरफ है अपनी बात को असरदार ढंग से कहने की कला। स्मार्ट सिलेक्शन और क्लियर कनेक्शन, यही सफलता का मंत्र है। तो अब जब ये विज्ञान और कला दोनों हमारे सामने हैं, एक सवाल है जो सोचने वाला है। इस जानकारी के बाद अब किसी भी सर्वे या रिपोर्ट को किस नज़र से देखा जाएगा और दूसरों से जुड़ने के अपने तरीकों में क्या बदलाव लाया जा सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।